सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड के मॉडल टेस्ट पेपर को सर्च करेंगे। सर्च क्या, उसको सॉल्व ही करेंगे यार। सर्च क्या करना है उसमें, तो उसको सॉल्व करेंगे। और पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से, सबसे पहले पैटर्न देखिए, इस बार टाइमिंग चेंज है बच्चों। पहले जो क्वेश्चन पेपर बच्चों 3.15 आवर्स का आता था ना, 3 घंटे 15 मिनट का आता था, अब आधे घंटा कम हो गया है, 2 घंटे 45 मिनट का पेपर है। पेपर सिंपल है, वैसे थोड़े चेंजेस हैं पेपर में। पहला लास्ट टाइम वाला ही पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एबीसीडी वाले। एबीसीडी वाले कितने, 13 सवाल आएंगे। 13 सवाल 1 नंबर के, तो टोटल 13 मार्क्स का तो हो जाएगा। फिर 8 सवाल आएंगे 1 नंबर के। ये कौन से होंगे, एक पंक्ति वाले, आपको सिंगल लाइन में लिखना है इनका आंसर। इसमें आपको देखेगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल भी है बच्चों, है ना। 3 या 4 सवाल रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल भी हैं इसके अंदर, तो बहुत सिंपल है। 8 नंबर भी हमें आसानी से ही मिल जाएंगे, वैसे तो सारे नंबर आसानी से ही मिलेंगे। फिर अगला देखो, ये पहली बार है, मतलब आज तक ऐसा नहीं देखा गया है कि 1.5 नंबर के सवाल पूछे गए हों। इस बार 1.5 नंबर के सवाल पूछे गए, वो भी कितने, 12। ठीक है, तो 12 सवाल 1.5 नंबर के हैं, तो टोटली 18 मार्क्स बनाएंगे हमारे लिए। अच्छा है वैसे। और 3 नंबर के 3 सवाल हैं, 9 नंबर इनके हो गए। 4 नंबर के भी 2 सवाल हैं, 8 इनके हो जाएंगे। पेपर अगर आप देखेंगे इस बार का मॉडल टेस्ट पेपर, ये अच्छे से याद कर जाइएगा। जिस तरीके से मैंने देखा इस पेपर को, या फिर जैसा मेरे को क्वेश्चन पता चले हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और इनमें से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम होती है तो डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें। ऑल राइट, तो सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से काम किया जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए वहां पे सामने क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते जाएं। सबसे पहला जो पार्ट है बच्चों हमारे पास में है एबीसीडी वाला, खंड ए वाला क्वेश्चन है, और इसके अंदर पहले सवाल के अंदर 13 सवाल आएंगे भैया। देखो क्या बोल रहा है वो, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। अब ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपको 4, है ना, आपको चूज करना है कि कौन सा मात्रक है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करना चालू करता हूँ। पहले तो फॉर्मूला देखो, F = क्या होता है, देखो याद नहीं है ना मात्रक, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले से मात्रक मिल जाता है। F = होता है बच्चों 1/4 πε0, पहले का पहला है ये, 4 πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बताओ यही होता है क्या? इसी तरीके से देखते हुए आए हैं। चलिए तो ε0 को इधर ले आओ और F को इधर ले आओ। तो ε0 का फॉर्मूला जो आपके पास में बनेगा 1/4 πF Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। समझिए Q1 और Q2 कूलाम है, तो ये कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 4 पाई है, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता। F का मात्रक होता है न्यूटन, बल है ना, न्यूटन। और R दूरी है बच्चों, होता है मीटर, और मीटर का क्या बच्चों, स्क्वायर। अगर तरीके से इस चीज को देखें तो ये हो जाएगा कूलाम, फिर न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन का इनवर्स, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2 आएगा बच्चों। ये ऑप्शन देखिएगा, ये मात्रक के लिए। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई देगा वो देखिए क्या तरीके से। देखो कूलाम स्क्वायर कहाँ दिखाई दे रहा है, कूलाम स्क्वायर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है और थर्ड में भी दिखाई दे रहा है। इसका सही ऑप्शन देखिए बच्चों, C² n⁻⁻1 और m⁻2 दिखाई दे रहा है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा बच्चों। ये बात ध्यान में रखना। इंग्लिश में भी आपको पता चल गया होगा क्या होगा, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे भी क्वेश्चन पेपर देखते जाए, सॉल्यूशन इसी तरीके से ही है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। परावैद्युत पदार्थ होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं बच्चों, अचालक होते हैं, है ना। ये जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं लेकिन खुद चालक नहीं होते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये अचालक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, अचालक, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं। ऑप्शन कौन सा है, बे। ऑप्शन कौन सा है, बे। फिर थर्ड देखो, थर्ड कौन सा आएगा। थर्ड में देखिए, ओहो बहुत बढ़िया, थर्ड के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है, और ये मेरे को सबसे अच्छा सवाल लगता है बच्चों। ये नीट और IIT में भी आता है ये सवाल, तो देख लीजिए। कार्बन प्रतिरोध वाला क्वेश्चन है। पहला कलर रेड है, मैं कलर ही लिख रहा हूं। पहला कलर रेड है, फिर येलो है, फिर भूरा है, ब्राउन, और फिर इसके बाद में है गोल्डन, है ना। अब यहां से देखो ऑप्शन, यहां से ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। गोल्डन के लिए हम लिखते हैं +-5%, अरे यही लिखते हैं ना,
टॉलरेंस इतनी लिखते हैं, सहायता इतनी लिखते हैं, ±5%। तो पहले वो ऑप्शन देखो जिसमें ±5% है, तो आपको स और द दिखाई देंगे। अब इनमें से आपको चूज करना है। तो चलो रेड का कलर देखो, रेड के लिए कितना आएगा। चलिए, तो अपन ने लिखा बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मेरे हिसाब से यहां से काम चल जाएगा। बी 0 1 2 3 4 5 6। ब्लैक ब्राउन रेड, रेड के लिए कितना 2। येलो 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 के लिए कितना 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड क्या भैया, ब्लैक ब्राउन ब्राउन 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 1 यही होता है, ±5%। तो ये कितना हो गया 240 हुआ क्या, 240 ±5%, ये आंसर आएगा। देखिए मेरे हिसाब से द ऑप्शन दिखाई देगा आपको। कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, द ही बिल्कुल सही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैसे फर्स्ट से ही पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ का क्या आंसर आएगा, ये क्लियर हो रहा बच्चों। आगे देखो, एक विद्युत आवेश Q समान वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति कर रहा है। आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा। आवेश पर कार्य करने वाला बल F, चुंबकीय बल Q V क्रॉस B। चुंबकीय बल यही तो होता है बच्चों, V क्रॉस B। बताओ यही होता है क्या, सदिश रूप में लिखो तो, या फिर हम लिखते हैं F = Q V B sin थीटा। बताओ ऐसा ही आता है क्या। चलिए अब सवाल को थोड़ा तरीके से पढ़ें। एक आवेश है Q समान वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति कर रहा है। इसका मतलब v और B समांतर हैं, है ना। आवेश की गति और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही हैं बच्चों, उसी दिशा में गति कर रहा है, मतलब दोनों समांतर हैं। इसका मतलब इनके मध्य जो कोण थीटा है वो कितना डिग्री बच्चों, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 तो साइन 0, साइन 0 इसका मतलब है F = कितना आएगा रे, 0 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए तो इस तरीके से होगा। अच्छा सवाल ही, वाकई में बहुत अच्छा सवाल। चलिए नेक्स्ट देखें, फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट देखें क्या बोल रहा है वो। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण E, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण तो ऐसा लिखो, ठीक है। विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसने बताया था रे देवताओं, ऐसे ही बोल रहे ना। ये नियम किसने दिया, देखो दो ही है वैज्ञानिक, एक है लेंज और एक है फेराडे। और ये परिमाण वाला जो लॉजिक है ना, वो किस भाई साहब ने दिया था, फेराडे अंकल ने दिया था, साइंटिस्ट फेराडे ने दिया था। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर इधर माइनस आ जाता तो अपन बोलते लेंज फेराडे। वो फिर इक्वेशन किसकी होती, लेंज फेराडे की होती, लेंज की अकेले की नहीं होती, लेंज फेराडे इक्वेशन बोलते हैं उसको। क्लियर हुआ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मेरे हिसाब से मेरे को इसको चेंज कर देना चाहिए ना, बोर्ड आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। ऑलराइट, चलिए तो इसको चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं कि है क्या। मेरे हिसाब से ये उतार लिया होगा बच्चों, है ना। स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दिया मैंने, लेकिन मेरे साथ में करते चले जाओ, पता चलता जाएगा। और इस पेपर का प्रिंट है तो बहुत बढ़िया। जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं आपके रिलेटिव सब्जेक्ट के, उनका प्रिंट ले लीजिएगा। उनका क्या लेके रखना है अपन को, प्रिंट लेकर के रखना है, ताकि उन्हें अपन पेन से सॉल्व कर पाए, थोड़ी हैबिट हो जाएगी हमारी। ठीक है, चलो देखो आगे क्या बोल रहा है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, 6th क्वेश्चन जो है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है। फोटोन की ऊर्जा 2 कार्य पूर्ण करती है, पहला कार्यफलन वाला और दूसरा काइनेटिक एनर्जी वाला। अब देखो इसने काइनेटिक एनर्जी को लिख रखा है, कार्यफलन को भी लिख रखा है। चलो तो मैं इसको लिखता हूं hν, फोटोन की ऊर्जा। ये कार्यफलन ऐसा का ऐसा यूज है। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितना, 12 mv² होगा क्या। अरे गतिज ऊर्जा इतनी होगी ना देवताओं। देखो मिला नहीं मिला, मिल रहा है। कौन सा है भैया वो देखो, hν = 12 mv², लेकिन माइनस का साइन आ गया, गलत हो गया। बे ऑप्शन देखो, hν = 12 mv² + φ0, यही मिल रहा है क्या, और ये मैक्सिमम है ना। तो इसका बे ऑप्शन बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए
7th क्या बोल रहा है, दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं, द्रव्यमान संख्या, और दो विभिन्न नाभिक हैं A1 और A2, अनुपात में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को सवाल पहले ही पता चल रहा है। हाँ, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3 और 81, 3:81 लिख देता हूं। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं कट रहा है क्या, 1:27 आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, डेटा डायरेक्ट दिया हुआ था, बस इतना नहीं दिया हुआ था, ये डेटा दिया हुआ था, तो एक अच्छा सवाल है। आप सभी को पता होना चाहिए कि A इज इक्वल्स टू होता है R0, R इज इक्वल्स टू होता है R0 A⁻⁴। इसका मतलब अगर मैं त्रिज्याओं का अनुपात देखता हूं, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय R2, तो R0 तो हट जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, A1 डिवाइडेड बाय A2 होगा, और उसकी पावर कितनी, 1/3 होगा बच्चों। A1 डिवाइडेड बाय A2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 27, और इसकी पावर कितनी, 1/3। क्या होगा रे भाई, इसको क्या लिखते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिखा जा सकता है 3 × 3 × 3, बताओ 27 ऐसे ही लिखा जाएगा, और इसकी पावर 1/3 करो तो एक बार ही लिखूँ क्या, बताओ इतना आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा देवताओं, आएगा ना। चलिए तो ध्यान में रखिएगा, आंसर कितना है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:3 है। ऑप्शन क्या बैठ रहा है भैया, स बैठ रहा है। क्लियर है ये बात, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ही है, नहीं ओके हाँ 8 ही है, 8 है। क्या बोल रहा है वो, निम्न में से ग्राही अशुद्धि है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर कौन सी, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, इसका मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या कुछ ऐसा सीरीज याद रखो, 3 4 5 है ना, 4 वाले संयोजकता वाले कार्बन वाले हैं, जिनके कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होती है, 4 ही होती है ना। ठीक है, ये 3 संयोजकता वाले, एक खाली है क्या, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। 5 संयोजकता वाले, इनके पास में 5 हैं, एक को दे सकते हैं बाहर कि ले जा तू। चलो तो हमें ये देखना है जिसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, जिसकी संयोजकता 3 है, कुछ ऐसा त्रिसंयोजी। ठीक है, कौन से होंगे, तो ये शायद मैंने आपको बताया होगा, 5 वाले आसानी से याद होते हैं आपकी सरकार से, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, है ना, आर्सेनिक का AS, एंटीमनी का SB और फास्फोरस का P, लेकिन नाम वैसे आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस बैठ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 5 संयोजकता वाले दाता प्रकार के हैं, डोनर टाइप के। तो फिर इसके अलावा जो रिमेनिंग है ना, गैलियम, इंडियम वाले, वो जो है बच्चों वो त्रिसंयोजी होंगे। देखो क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, देखो S है और द, ये तो एक ही क्रम के आ गए 5 वाले, हटाओ इनको, जो रिमेनिंग रह गया वो आपका त्रिसंयोजी है, इंडियम, बोरोन, इंडियम और गैलियम जो है वो क्या होता है आपके नॉर्मली ये होता है, त्रिसंयोजी होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका इंडियम ब आएगा ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलें, 9th वन, 9th देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से सार्वत्रिक गेट है, बच्चों 2 ही सार्वत्रिक गेट है, एक है नॉर और एक है नैंड। तो इनमें से ऑप्शन देखिए कौन सा आपको दे रखा है, एंड नहीं है और नहीं है, नॉर से ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई क्या रे देवताओं। तो ये 9 सवाल तो यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। ओहो ओके, चलिए अब देखो 13 सवाल के अंदर से 4 सवाल है सीधे वाले। चलो देखते हैं, ये सवाल अच्छे होंगे नो डाउट। देखिए क्या बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है कि समांतर पट्ट संधारित्र, जो कि समांतर प्लेट संधारित्र है, कि धारिता का मान निर्वात में C0। ये लो भाई 10वें के अंदर धारिता का मान C0 है प्रारंभ में, ठीक है, निर्वात में। प्लेटों के मध्य के परावैद्युत वाला परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः बढ़ने पर धारिता का मान कितना हो जाएगा, उतना ही गुना जितना उसका परावैद्युतांक है। तो प्रारंभ में C0 था और परावैद्युतांक अगर K है तो ये K C0 हो जाएगा। अगर परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है तो एप्सिलॉन R C0 हो जाएगा, एप्सिलॉन R C0। ये बताया था क्या, देखो वीडियोस देखो पता चलेगा बच्चों, ये सवाल अपन सॉल्व कर चुके हैं पहले, है ना। अच्छे से वीडियो देखो, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करवाई हैं। आगे देखो, अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है या बढ़ती है, बताओ।
देखो अर्धचालक पदार्थों के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक, है ना, जो अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं। ठीक, ये क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक है बच्चों, है ना, अगर ये ऋणात्मक है तो हम बोलेंगे कि अगर ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता घट जाएगी, उल्टा चल रहा है ना। ये वैसे ये मैंने यहाँ पे शायद रो से डिनोट किया है, रो समझिएगा, जो आपको वीडियो देखेंगे ना उसमें रो मिलेगा आपको। चलिए, तो नेगेटिव है, ध्यान में रखिएगा। अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटेगी। तो इसका क्या आएगा भैया, घटनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, लेंज का नियम, फिर रिक्त स्थान है, संरक्षण नियम का पालन करता है। कौन सा, ऊर्जा संरक्षण के नियम का। अरे लेंज का नियम किस नियम का पालन करता है रे, ऊर्जा संरक्षण के नियम का, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का फॉलो करता है भाई। आगे देखिए, ओके, ये ऐसा नहीं है, इसका सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में डाल रखा है, ध्यान में रखिएगा। फिर क्या बोल रहा है, वोल्टा नियंत्रक के रूप में किस डायोड का उपयोग किया जाता है। कौन से करे, जीनर। कौन से डायोड का उपयोग करते हैं बच्चों, जीनर डायोड का उपयोग करते हैं। ये विशिष्ट प्रयोजन वाले डायोड है ना, स्पेशल पर्पस डायोड, वहां पर आपको जीनर डायोड मिलेगा। ठीक है, तो जीनर डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो क्लियर है ये सवाल। तो पहला और दूसरे सवाल अपन ने कर लिए, जिनमें से ये जो लास्ट वाले थे ना, ये किसके हैं बच्चों, 4 सवाल एबीसीडी वाले हैं, सॉरी एबीसीडी वाले नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले सवाल। ठीक है, उतारो, चलो उतारो, क्या है, कोई गया होगा मेरे हिसाब से, डन है। चलो आगे चलते हैं, अब एक एक नंबर के जो सवाल हैं हमारे पास में वो डिस्कस करेंगे। देखो पेपर जिस तरीके का दिया गया है और क्वेश्चंस जिस तरीके के अरेंज किए हैं आरबीएससी ने इस बार, नो डाउट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और वैसे एक तरीके से ये सही भी था कि इन्होंने चैप्टर को ही उड़ा दिया, है ना। ऐसे एक एक पॉइंट को उड़ाने से अच्छा है, उससे कंफ्यूजन होता है कि ये भी पढ़े वो भी पढ़े, कौन सा छोड़ें, लेकिन चैप्टर ही हटा दिए। ये थोड़ा सही काम था देखा जाए तो। अब कंफ्यूजन नहीं है हमारे पास में, जैसे लास्ट टाइम थी, इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चों को। चलो देखो क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल और तीसरे सवाल का पहला, विभवमापी की सहायता से, ये सवाल कौन से हैं बच्चों, तीसरे नंबर में, मतलब 1.5 नंबर वाले सवाल है ना। चलो नहीं, 1-1 नंबर वाले सवाल हैं, सॉरी 8 सवाल हैं 1-1 नंबर वाले। क्या बोल रहे हैं, विभवमापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए परिपथ चित्र बनाइए। सिर्फ परिपथ चित्र बोल रहे तो परिपथ चित्र तक ही सीमित रहें, तीसरे का पहला परिपथ चित्र तक ही सीमित रहें, ज्यादा दिमाग में लगाएं। तो सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक, रियोस्टेट। ठीक है, विभवमापी के हर एक प्रयोग के अंदर ये चीज आएगी। ठीक है, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक और धारा की दिशा, और ये विभवमापी तार AB। बात समझ में आई। इसके बाद में 2 सेल जिनकी तुलना करनी है, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2। फिर यहाँ पे ऐसे डॉट बनाओ, एक डॉट यहाँ बनाओ, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर बनाओ, और ये लो भैया। ठीक है, 1, 2 और 3 बना दो, और इसको ऐसा करके लिख दो द्विमार्गी कुंजी। हाँ, 2 वे स्विच लिख सकते हो आप। हाँ, चाहो तो फिर इसके बगल में लिख देना E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई L2। यही आता है, तुलना ऐसे ही की जाती है। ठीक है, तो धारा की दिशा नहीं भूलनी है। प्राथमिक परिपथ में पहला सेल, कुंजी और बैटरी लग जाएगा। यहाँ पे E1 और E2 जिन सेलों की अपन को तुलना करनी है, गैल्वेनोमीटर आ जाएगा। हाँ, ये जॉकी जी विसर्पी कुंजी जिसे बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। चलिए सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकेंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न चित्र में कुंडली AB और CD के बीच में एक क्षणचुंबक NS को तीर की दिशा से चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्ती होगी। वामावर्ती को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो सवाल को देखो, बहुत सिंपल है। मैंने ऐसा बनाया, ये यूं टंग टंग टंग, एक मिनट, है ना। फिर यहां पर एक चुंबक, ये यहां पर इसका N है, ये इसका S है। फिर वापस से एक कुंडली टंग 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 टंग, ऐसा। डन। चलो ये वाली जो है इसे AB लिखा है उन्होंने, और दूसरी वाली को CD लिखा है, और बोल रहे कि किसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी। और ये चुंबक ऐसे जा रही है। बहुत सिंपल है सवाल, बहुत सिंपल है। देखो अगर ये ऐसा जा रही है आगे की ओर, अगर आगे की ओर जा रही है तो S देखो आगे की ओर गया। अगर S आगे की ओर गया तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग C भाग में बनेगा S और D भाग में बनेगा N, ठीक है। और आप देख कहां से रहे हो, यहां से। आपकी आंख यहां पर है भैया, ये आई है आपकी। यहां से देखोगे तो आपको यही वाले छोर गौर करना है, इधर वाले, इस तरफ वाले से कोई लेना देना नहीं, दूर वाले। फर्स्ट जो छोर है ना, आपको वही गौर करना है कि वहां पे कैसी रामायण चल रही है। इधर S बन रहा है क्या बच्चों, S का मतलब क्लॉकवाइज। S का मतलब क्या भाई, क्लॉकवाइज। देखो ऐसे धारा जाएगी S के अकॉर्डिंग, S के अकॉर्डिंग पाएंगे तो यूं, S के अकॉर्डिंग ही देखना है आपको, इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी देखता हूँ तो ऐसे जाएगी भैया, बात समझ में आ गई। चलो इधर देखो, यूं ये दूर जा रहा है, N दूर जा रहा है। अगर इस तरफ से N दूर जा रहा है तो लेंज का नियम क्या बोलता है कि विरोध करवाओ भाई दूर जाने का। तो इधर क्या बनाओ, S, अट्रैक्शन हो जाएगा। दूर जाने का विरोध अट्रैक्शन से ही होगा ना भैया। अगर इधर S है तो इधर क्या बनेगा, N। अगर इधर N है तो N से धारा बहा के देखो कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी क्या, यूं उल्टी। एंटी क्लॉकवाइज है क्या, अरे है नहीं है देवताओं, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। तो हमने बोला कि इधर N दिखाई दे रहा है, अगले को N दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बनेगी रे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन से में, AB वाली में। कौन सी कुंडली में, AB कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज, और CD कुंडली में क्लॉकवाइज धारा बहेगी। पता चल गया, पता चला नहीं चला। क्या देखना है, N कहाँ बन रहा है, S कहाँ बन रहा है। वापस से एक बार के लिए इस चीज को समझ लो, ये N ध्रुव दूर जा रहा है, दूर जाने का विरोध करना है। विरोध करना है तो कब होगा, जब आकर्षण होगा। आकर्षण तभी होगा जब N और S होगा, ठीक है। तो इधर S बनेगा, ठीक है। अगर इधर S बन गया तो फिर इधर क्या बनना चाहिए, N बनना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लेंज का नियम बोल रहा है। अगर जहां आपको N दिख जाए तो N का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और S का मतलब होता है क्लॉकवाइज। और आपको जहां से वो देखने के लिए बोले, बाईं ओर से बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से देखो। अगर मैं इधर से देखता हूं तो इस कुंडली में बहने वाली धारा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्लॉकवाइज है, क्योंकि इस तरफ S दिखाई दे रहा है, कुंडली के पहले छोर पे S दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि सवाल बहुत अच्छा है ना। लेंज के नियम से अपन ने निकाला है। डन हुआ क्या, चलो आगे देखो। ओके, मैंने गलती से तीसरा सवाल कर दिया है, एक छोटा सा सवाल बीच में रह गया है बच्चों। दूसरा देखो, एक छोटा सा सवाल रह गया है। ये क्या बोल रहा है, एक गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, किसी भी धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को संयोजित करके। किस प्रतिरोध को, उच्च प्रतिरोध को, है ना। धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को संयोजित करके उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, वोल्टमीटर में। और अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अत्यंत निम्न अर्थात शंट प्रतिरोध को समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो कि धारामापी में क्या करना है, अपन को गैल्वेनोमीटर के साथ में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगाना है। तीसरा सवाल डन है। सिंपल से सवाल है, देखो एक एक नंबर के सवाल है, तो ज्यादा रामायण नहीं है, सिंपल से सवाल ही, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब इसका अगला वाला सवाल देखो, खुद कर सको तो बहुत बढ़िया, अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम है डेविसन जर्मर प्रयोग। सिंपल सा है, आने लायक सवाल है। यहाँ पे कण की जगह वो इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाला प्रयोग कौन सा है, डेविसन जर्मर प्रयोग। ध्यान में रखिएगा कौन सा है, डेविसन
जर्मर प्रयोग। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखो 5th वन, एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होगी? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होगी। चलो ये सवाल अच्छा है, सारे सवाल ही अच्छे हैं। देखो क्या होगा, ये बोल रहा है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा के टर्म में। कुछ ऐसा लिखा रखा है बच्चों, बताओ, H डिवाइडेड बाय √2m E लिख दो या 2mk। m तो द्रव्यमान है और k गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब वो बोल रहा है कि अल्फा कण की और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, के दोनों के लिए समान है। अगर के दोनों के लिए समान है तो तरंग दैर्घ्य निर्भर किसके ऊपर कर रहा है? H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट कर दिया अगले ने, तो फिर भैया कुछ ऐसी रामायण है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तरंग दैर्घ्य उसी की कम होगी। और ये तो पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है कि किसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है भैया, प्रोटॉन और अल्फा में से किसका द्रव्यमान ज्यादा है? अरे सीधी सी बात है भाई, अल्फा का ज्यादा है। अरे है नहीं है, आप सभी को पता है कि अल्फा का द्रव्यमान 4 गुना होता है किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान ज्यादा है प्रोटॉन की तुलना में, है ना। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होगी, किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। कौन से कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम है? अल्फा पार्टिकल की, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत अच्छा है। आप डायरेक्ट लिख करके आ सकते हैं, लेकिन अगर ये करके आए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर लिखो। अरे क्या अंतर है भाई? नाभिकीय विखंडन और संलयन के अंदर क्या अंतर हो सकता है? नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, जबकि नाभिकीय संलयन के अंदर 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। अंतर खत्म, दोनों में ही ऊर्जा मुक्त होती है अत्यधिक मात्रा के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। चलिए, और ऐसा न कर सको तो नाभिकीय विखंडन के लिए और क्या कर सकते हैं? नाभिकीय विखंडन का उपयोग हम सामान्य हानिकारक प्रयोगों में करते हैं, है ना, विनाशी कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि लाभदायी कार्यों के लिए नाभिकीय संलयन का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसा भी आप कर सकते थे। नहीं, वैसे तो दोनों ही हानिकारक ही हैं, छोड़ो, आप तो डायरेक्ट वही लिखो। आप संलयन का भी उपयोग हानिकारक में कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, आप वही लिखें। क्या भाई, विखंडन के अंदर तो एक बारी नाभिक टूटता है, 2 हल्के में कन्वर्ट होता है, और संलयन में 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक बारी नाभिक बनाते हैं, वही ठीक है। चलो आगे देखो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या में आलेख अथवा ग्राफ बनाओ। ग्राफ, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या, ये ग्राफ बहुत शानदार है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर है 7th। लाइट चली गई, थोड़ी सी ब्राइटनेस में थोड़ी सी दिक्कत होगी। द्रव्यमान संख्या A और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा AB डिवाइडेड बाय A, है ना। क्या होती है, कुछ ऐसा ग्राफ बनाते हैं अपन, टंग 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 टंग, ऐसा बनाते नहीं बनाते। इधर तो हाइड्रोजन से शुरुआत कर दो। यहाँ पे क्या 4 8 12 16, 8 को तो गायब कर दो, 12 16, और इधर मैक्सिमम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मैक्सिमम किसके लिए? 56 वाली द्रव्यमान संख्या के लिए। 56 वाली द्रव्यमान संख्या किसकी है भाई साहब की? Fe की है। और बता कर क्या हो, यहाँ पर ऐसे डिनोट करके आओ, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इतनी होती है भैया इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, किसकी? Fe की, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक किसकी होती है, ये ग्राफ में बना करके बताएं, क्योंकि उस ग्राफ के पूछने का रीजन ये है कि आप बता करके आए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो Fe की सबसे ज्यादा है, ध्यान में रखें कितनी? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर कौन सा? 4 नंबर पे, 12 पे और 16 पे। जैसे 16 पे तो ऑक्सीजन, 12 द्रव्यमान संख्या है कार्बन की, और 4 है हीलियम की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, क्या भैया? हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे Fe अगर लिखना चाहो तो। अगर नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर बता के आ जाना अगले को।
ठीक है, मेन तो यही है, वो यही पूछ रहे कि ग्राफ किसके बीच में बना है, तो ये नहीं भूलने हैं। यहाँ पे तो EB डिवाइडेड बाय ए या फिर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या लिख करके होगा, ये ग्राफ ऐसे बनना है भैया। ठीक है, चलो तो ये हुआ। फिर आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, चित्र में चित्र P व सारणी Q से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम लिखो। लो भाई, चित्र P में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सभी को पता है रे, कौन सा तार्किक द्वार है ये, कौन सा रे, y बराबर a प्लस भी आएगा नहीं आएगा, और गेट है नहीं है, कौन सा गेट है बच्चों, और गेट है पहला वाला तो, है ना। अगला वाला सारणी देखो, a और b और यहाँ पर y, यहाँ पे 1, 3 बार 1 को यूज कर रहा है वो, ओके। हाँ भाई देखो भाई, जोड़ने पर 0 आता है, ऐड करने पर, और उसका उल्टा बैठ रहा है भैया, तो और नॉर गेट बैठ रहा है, पहले वाले से नॉर गेट भी बैठ रहा है, नॉर में यही होता है, ऐड करने पर 0 और उसका उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। सेकंड वाले में देखो, जोड़ो 0 + 1 1, 1 का उल्टा 0 आना चाहिए था, तो भैया नॉर गेट तो नहीं है, नॉर तो नहीं है। चलो वापस से चलते, इससे कौन सा सिनेरियो है, इन दोनों को जोड़ा और उल्टा किया तो नहीं आएगा, इन दोनों को गुणा करो, दोनों को गुणा किया तो 0, और गुणा करने के बाद में उसका उल्टा करो, गुणा करने के बाद में उसका उल्टा करो 1, बैठ रहा है। इन दोनों को गुणा करो 0 और उसका उल्टा करो 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इन दोनों को गुणा करो 1 और फिर उसका उल्टा करो 0, बैठ रहा है। इन दोनों को गुणा करो 0, उसका उल्टा करो 1। बताओ भाई, गुणा, पहले तो गुणा, एंड गुणा और उल्टा नॉट, इसका मतलब कौन सा गेट है, नैंड, ध्यान में रखना, कौन सा रे, नैंड। ठीक है, ये बात, गुणा किया और उल्टा किया, गुणा किया और उल्टा किया, गुणा किया और उल्टा किया, गुणा किया और उल्टा किया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाला बात है, कौन सा गेट लिखेंगे अपन, नैंड गेट लिखेंगे। ठीक है, चलो तो अच्छा सवाल है ये गेट वाले सवाल है ना बच्चों, पूछ लेता है वो, ये इवन नीट और IIT के क्वेश्चन के अंदर भी आप देखेंगे तो सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ट्रांजिस्टर तो वैसे ही आपके हटा दिया, तो अब बचा क्या अगले के पास में, इस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में ट्रांजिस्टर हटा चुका है वो देवता। अगर ट्रांजिस्टर हटा चुका है तो फिर आपके पास में एक तो बचा डायोड, जिससे बड़ा सवाल आएगा ही आएगा, नो डाउट। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या अर्ध तरंग दृष्टिकारी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या फिर डायोड की वर्किंग आएगी अग्रवायस में या पश्चवायस में। यहां से 4 नंबर का एक सवाल फिक्स कर लीजिए, तो कुल मिलाकर के डायोड छोड़ना नहीं है अपन को, ध्यान में रखना। और फिर गेट के ऊपर एक एक नंबर के सवाल आ सकते हैं। हाँ भाई, अब खंड ब की बात चल रही है, ए कंप्लीट कर लिया, खुशी की बात है। चलो, बिंदु आवेश के कारण आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करो। 4th नंबर का क्वेश्चन। अब डेरिवेशन तो मैं कर नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। विभव v इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से r e डॉट डी आर। इस वाले फॉर्मूला से आप काम कर सकते हो। हाँ, e वेक्टर की वैल्यू कितनी लिखोगे, k q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और यहाँ पर r कैप। सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, इनफाइनाइट से r e डी आर से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। e डी आर से सॉल्व करोगे तो फिर r कैप हटा देना, रे डायरेक्ट वैल्यू करो, आ जाएगा आंसर। कितना आएगा विभव, k q डिवाइडेड बाय r, ये विभव का मान आएगा। ठीक है, ग्राफ भी पूछ सकता था कि v और r के मध्य ग्राफ कैसा जाएगा। v और r के मध्य ग्राफ पता चल रहा है क्या, व्युत्क्रमानुपाती वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ। थोड़ा तरीके का बनाना चालू कर दो, कुछ बच्चे इसको ऐसे बना के आ जाएंगे। ये क्या है रे, क्या है ये, हैं ग्राफ थोड़ा पैराबोलिक तरीके से लो भैया। चलो आगे देखो, 5वां क्या बोल रहा है वो, चित्र में a और b के मध्य संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। देखो, 2 संधारित्र 5-5 माइक्रोफैरेड के,
कितने कितने थे? 5-5 माइक्रोफैरेड के। कौन से क्रम में लगा दिए भैया ने? समांतर क्रम में। और फिर उसके श्रेणी क्रम में 10 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र लगा दिया। और यहाँ पे लिखा ए और इधर लिखा बी। इधर है ए और इधर है बी। अरे बहुत सिंपल हुआ ना। देखो इसको नाम दे दो C1, इसको नाम दे दो C2 और इसको नाम दे दिया C3। C1 और C2 एक दूसरे के पैरेलल में हैं। C1 इज जस्ट पैरेलल टू C2 और इससे जो रिजल्टेंट निकल रहा है उसको मैं लिख लेता हूं C12। इन दोनों से जो मिलेगा वो C12 होगा। और जब पैरेलल होता है तो फिर फॉर्मूला क्या भैया? ऐड का। संधारित्र है, जुड़ जाते हैं, है ना, समांतर में जुड़ जाते हैं। तो 5 + 5 कितना होगा रे? 10 माइक्रोफैरेड। बताओ भाई आएगा नहीं आएगा? C12 सॉल्व हो गया क्या ये? अब इसकी जगह C12 लिख दिया अपन ने, C12। और कितने माइक्रोफैरेड का? 10 माइक्रोफैरेड का। आगे जो C3 आ रहा है वो भी 10 माइक्रोफैरेड का है। बताओ भाई ए और बी के बीच में ऐसा ही है ना? तो अपन ने लिखा CAB। क्या भाई? CAB में C1 और C3 क्या है? सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या होगा? हमने लिखा C12 and C3 are in series। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। C1 की जगह लिखेंगे C12 और C2 की जगह लिख देते हैं C3। दोनों को गुणा करो, दोनों का जोड़ दे दो। बताओ भाई 2 के लिए तो यही करते हैं ना। क्या हुआ रे? 10 × 10 बटे 10 + 10 20 और 100 0 5 कितना आएगा? 5 माइक्रोफैरेड। तुल्यधारिता कितनी? 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ए और बी के बीच में। डन है ये। पहले तो थे समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं धारिताएं। फिर थे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के अंदर ऐसा सॉल्यूशन होता है। या 1/C1 + 1/C2 से भी कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो यही आएगा बेटा, है ना। चलो हुआ ये। कौन सा था? 5वां। चलो अब छठा सवाल देखो। ये क्लियर हुआ ना 5वां सवाल? चलो अब देखो, उतार लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छठा सवाल देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, 6th क्वेश्चन। ये 1.5 नंबर वाले सवाल बढ़िया है ना, अच्छे सवाल है। देखो 6th क्वेश्चन, सेल की टर्मिनल वोल्टता V व विद्युत वाहक बल E में 2 अंतर। रे भगवान, ये तो गजब ही हो गया। क्या भैया? टर्मिनल वोल्टता V और विद्युत वाहक बल 2 अंतर लिखने हैं बच्चों, है ना। तो V के लिए क्या होता है और E के लिए क्या होता है? V कब? किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, जब सेल इसे बाह्य परिपथ में क्या जा रही हो? धारा जा रही हो। ठीक है। दूसरा ई क्या होता है? विद्युत वाहक बल। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, जब सेल से किसी प्रकार की परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। टर्मिनल वोल्टता में धारा प्रवाहित होती है, इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर और क्या अंतर लिख सकते हो? टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से ज्यादा भी हो सकता है एवं कम भी हो सकता है। एवं यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो तो टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल के तुल्य प्राप्त होती है। दूसरा अंतर इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप दूसरा अंतर ऐसा भी लिख सकते हो, चार्ज होने पर V = E + IR और डिस्चार्ज होने पर V = E - IR। टर्मिनल वोल्टता का मान यहाँ पर ज्यादा है और टर्मिनल वोल्टता का मान यहाँ पर क्या है? कम है। ठीक है। और टर्मिनल वोल्टता E के बराबर भी हो सकती है यदि R बराबर कितना हो? 0। तो ये आप लिख सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टता का मान बराबर भी हो सकता है विद्युत वाहक बल के, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखें। चलो 7वां देखो, ये छठा सवाल था, है ना, ये छठा था। 7वां देखो, 7वें में क्या बोल रहा है? मीटर सेतु की संतुलन की अवस्था में दिए गए परिपथ चित्र में अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करो। देखो तरीके से देखो इस सवाल को, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं,
तरीके से देखो इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ऊपर 4 है, उसके नीचे 40 है तो 40 के जस्ट बगल वाला देखो पार्ट 60 सेंटीमीटर का हो गया क्या? टोटल 100 सेंटीमीटर का होता है। 40 अगर इस तरफ चला गया तो 60 दूसरी तरफ चला जाएगा क्या? तो वही कॉम्बिनेशन ये याद रखो, 4/40, ठीक है, 4/40। और ऊपर क्या है? S बटा क्या 60 लिख दो क्या इस तरफ वाले तार का भाग? इसी से ही काम हो जाएगा बच्चों, इसी से ही काम हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा भी नहीं करना चाहते हो तो फॉर्मूला याद रखो, S = क्या होता है? 100 - L/L × R। बताओ भाई यही होता है क्या? सवाल को देखोगे तो L की वैल्यू कितनी? 40 है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी दे रखा है? 4 ओम दे रखा है। बताओ भाई देवता हूं यही है क्या? डायग्राम देखो यही है, 4 ओम। तो यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा। 100 - L, 100 - L मतलब 100 - 40, 60 आया गया, बटा L 40 इंटू R 4, ये आया 10 और ये 0 से 0 कितना आएगा? 6 ओम आएगा। पता चला? डन है ये। चलिए अगला सवाल देखिए क्या 8वें में क्या बोल रहा है? L लंबाई की एक चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में नियत रेखीय वेग v से गतिमान है और यह व्यवस्था परस्पर लंबवत है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। बहुत बढ़िया। तो गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक, गतिक विद्युत वाहक बल E = क्या होता है? BVL होता है क्या? या BLV लिख लो, या VBL लिख लो, या VLV लिख लो, ये आपके ऊपर है ना। BLV लिखो, BVL लिखो, LVB लिखो, आपके ऊपर है। लेकिन विद्युत वाहक बल यही आता है क्या चालक छड़ के लिए, अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान है? करने का तरीका देखो, डेरिवेशन फॉर्मेट बताता हूं। शुरुआत में आप क्या लिखते हो? एक बल तो चुंबकीय बल होता है जो कि QVB होता है ना, और एक बल विद्युत बल होता है QE होता है। संतुलन की अवस्था में ये दोनों बल एक दूसरे के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसका मतलब QE की वैल्यू, QE की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? QVB के बराबर होनी चाहिए। Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल। E बराबर क्या आ गया रे? VB आ गया, है ना। विद्युत क्षेत्र का मान VB के बराबर आ गया। फिर विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध है क्या भैया? V = EL लिखते हैं अपन, है ना। ED नहीं लिखा करते थे समान संधारित्र वाले चैप्टर में ED लिखा है, यहाँ पे लंबाई है तो EL लिखेंगे। तो E तो पहले से है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? L से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो छड़ के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है, छड़ के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कैपिटल V, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं, वो हो जाएगा E × L। EL मतलब इसको L से मल्टीप्लाई करो तो V और B, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया? L से। इस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा। तो डेरिवेशन में एक बार लगने वाला आवेश पे लगने वाला बल, छड़ के भीतर जो आवेश है उस पे लगने वाला बल, चुंबकीय बल ये, विद्युत बल ये, संतुलन की अवस्था में दोनों एक दूसरे के बराबर, उससे E का मान आया। E का फॉर्मूला ये होता है E और V के बीच में, तो यहां से निकल जाएगा। तो डेरिवेशन तो सिंपल था बच्चों, इसका ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, बस डायग्राम बढ़िया बनाना है। अपन को आधे नंबर का तो डायग्राम ही है अपने पास में। चलो आगे देखो 9वां। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिर जाती है या 0 हो जाती है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 100 वोल्ट है, तो फिर परिपथ में स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात करो। ले भगवान, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो कितने समय में कितना समय है? 0.1 सेकंड, मतलब समय में परिवर्तन कितना रे देवताओं? 0.1 सेकंड, है ना। और धारा में परिवर्तन कितना? 5 एम्पियर है क्या? या 0.5 एम्पियर है? देखो एक बार, धारा में परिवर्तन 5 एम्पियर। अरे 5 से 0 तक गिर रही है तो परिवर्तन तो 5 का ही आया। चलिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना? 100 वोल्ट। स्वप्रेरकत्व L ज्ञात करना है। सवाल यही तो था ना, 9वें नंबर का सवाल है ये। बताओ भाई ऐसा कोई फॉर्मूला पता चल रहा है क्या? सबसे सिंपल सवाल है ये, अन्योन्य प्रेरकत्व से भी रिलेट हो सकता था, है ना। ऐसा सवाल अन्योन्य प्रेरकत्व से भी आ सकता था, सेम डेटा से। तो हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण = L/dI/dt। बताओ है क्या नहीं है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण 100, L का मान ज्ञात करना है, DI दैट इज 5, dt 0.1, 0.1 हटाऊं तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करूं, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से ये तो
L इज इक्वल टू 2, बताओ भाई यूनिट क्या है, हेनरी, ठीक है 2 हेनरी। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था, है ना। और आप देख लेना अपनी सूझबूझ से। हाँ भाई आगे देखो क्या बोल रहा है, 10वां सवाल, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या, प्रकाश की किरण जानी चाहिए किससे, सघन माध्यम से, किसमें, विरल माध्यम में। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वह प्रकाश की किरण पूर्णतः सघन माध्यम में ही लौट आती है। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वापस से सुने, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है तो वह स्थिति जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में लौट आती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है आगे। इस पर आधारित 2 घटनाओं के नाम लिखें। पहली घटना मरीचिका जिसे मिराज बोलते हैं, दूसरी घटना डायमंड का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तीसरा प्रिज्म के द्वारा प्रतिबिंब को 90 से 180 डिग्री तक मोड़ देना, है ना, जी ध्यान में रखिएगा। और ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशिक तंतु भी इसी का अच्छा वो है, क्या कहते हैं, उपयोग है। क्लियर हुआ, ये डन हो गया, डन है नहीं, ये उपयोग ध्यान में रख लेना। 4 बता दिए, कोई भी 2 लिख दो। 11वां देखो, प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष में कोई 3 अंतर है, गजब रे भाई, बहुत बढ़िया। तो प्राथमिक में क्या होगा भाई, देखो प्राथमिक में हम बोलते हैं कि डिंग डिंग डिंग, हाँ, प्राथमिक के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार होता है, द्वितीयक के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बूंद के भीतर पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है। वापस से, प्राथमिक में बूंद के भीतर या जलवाष्प के भीतर या बूंद के भीतर, जल की बूंद के भीतर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार और द्वितीयक में 2 बार होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वह कम चमकीला होता है या धुंधला होता है। फिर प्राथमिक के अंदर रंगों का जो क्रम है वह क्या होता है, विबग्योर के हिसाब से ही होता है ना। जैसे अपन चलते हैं ना तो सबसे नीचे विबग्योर आता है, ऊपर रेड आ जाता है, दैट इज विबग्योर, ऐसा ही होता है। इसके अंदर जस्ट उल्टा होता है, प्राथमिक से जस्ट उल्टा होता है। नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ चलता है विबग्योर, इधर नीचे से ऊपर जाते हैं तो आर से जाते हैं वी की ओर जाते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो उल्टा, रंगों का क्रम दोनों में एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 है, चमकीला, कम चमकीला या धुंधला। पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बूंद के भीतर 2 बार। इसके अंदर रंगों का क्रम बैंगनी से लेकर लाल तक और इसमें जस्ट उल्टा होता है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, गोलीय दर्पण बोल रहा है, ओके, के लिए फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r में संबंध। अरे क्या होता है, f = r/2 होता है, नहीं होता है ना। ये डेरिवेशन है, करवा भी रखा है, देख लीजिएगा प्लीज बच्चों, ये करना है, इसके लिए बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 192 और 8 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। इसकी आवर्धन क्षमता में दोनों लेंसों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। सवाल थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, सामान्य संयोजन में एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, सवाल अपूर्ण है। सामान्य संयोजन के अंदर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एवं क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है सामान्य संयोजन में, क्योंकि सामान्य संयोजन में ही अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है बच्चों, ध्यान में रखना। तो देखो क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर है 13, ध्यान में रखो। वो बोल रहा है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दैट इज 192 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और नेत्रिका की फोकस दूरी है 8 सेंटीमीटर, है ना। इन दोनों लेंसेज के लिए उसने काम कर दिया है, एक के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, रिआईपीस के लिए। पहले बोल रहा है कि आवर्धन क्षमता दैट इज f0 डिवाइडेड बाय f, मेरे हिसाब से हो जाएगा। फिर सामान्य संयोजन के लिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, आप माइनस लगा के भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे काम करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूरदर्शी की लंबाई L दैट इज f0 प्लस fe, जोड़ लेना 200 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, इस तरीके से काम होगा ये। क्लियर है। 13वां सवाल फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, है ना। 14 देखो आप क्या बोल रहा है,
14th क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक और नियंत्रक क्षणों का कार्य है। मंदक, मंदक 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 मंद करने वाले, है ना। मंदक क्या होते हैं? मंद करने वाले होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। मॉडरेटर्स, ओके। मंद किसको करेंगे? न्यूट्रॉनों के वेग को, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदकों के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है या भारी जल का उपयोग किया जाता है, जो कि विखंडन से मुक्त त्रिवगामी न्यूट्रॉनों के वेग को कम करते हैं, है ना। त्रिवगामी न्यूट्रॉनों के वेग को कम करते हैं ताकि वह नेक्स्ट विखंडन में काम आ सके। बात समझ रहे हो? अगर वेग को कम नहीं किया तो रिएक्टर से बाहर हो लेंगे वो। तो वापस से सुन लिए, मंदकों का उपयोग क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन से मुक्त त्रिवगामी न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए या मंद करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट और भारी जल। इसका वो हो गया। हाँ भाई, फिर है शीतलक। शीतलक कूलेंट, ये क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन में प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक ले जाने का कार्य शीतलकों द्वारा किया जाता है ना, कूलेंट के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः इसके लिए हम जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, CO2 का उपयोग करते हैं। नियंत्रक छड़ें, कंट्रोलिंग रॉड्स। नियंत्रक छड़ें, नियंत्रक छड़ें क्या काम करती हैं भैया? नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करती हैं, या नाभिकीय विखंडन में जो श्रृंखला अभिक्रिया चल रही है उसको नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी का? कैडमियम का या बोरॉन का। तो मैंने आपको एग्जाम्पल और बता दिया, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कई बार। इसके लिए क्या बताया मैंने? ग्रेफाइट और भारी जल बताया। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल बताया। इसके लिए कैडमियम की छड़ या फिर बोरॉन की छड़। ये श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, ये एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक ऊष्मीय ऊर्जा को लेकर के जाता है, ये त्रिवगामी न्यूट्रॉनों के वेग को कम करता है, उनकी गतिज ऊर्जा को कम कर देता है। ठीक है, चलिए हो गया। ओके, 15 एंड आई लव दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा सवाल है बच्चों, न्यूमेरिकल और बेहतरीन न्यूमेरिकल। देखिए क्या बोल रहा है वो। एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान की 6.25% रह जाती है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले पहला डेटा, अर्ध आयु ज्ञात करनी है तो T क्वेश्चन मार्क है। तो फिर जो दूसरा T दिया हुआ है दैट इज स्मॉल t, ये बात ध्यान में रखना। तो ये 6 घंटे ये हो गया कुल समय। डन। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है। अपने प्रारंभिक मान का 6.25% रह जाती है। अपने प्रारंभिक मान का n0 का कितना? 6.25%। 6.25% 6 घंटे बाद में, 6 घंटे बाद में ये है ना। n0 का 6.25%। n का फॉर्मूला है भैया क्या भाई? n0 डिवाइडेड बाय 2n। बताओ यही है क्या? और यहाँ पे देखो n0 ऐसा का ऐसा और 6.25 है ना, तो ये 6.25 ऐसा का ऐसा, और परसेंट को हटाऊं तो फिर यहाँ पे 100, और अगर इस पॉइंट को भी हटाऊं तो यहाँ पर एक और 100। बात समझ में आ गई क्या? पहले तो परसेंट को हटाया तो 100 नीचे, और एक इस पॉइंट को हटाया तो 100 नीचे। 25 से काटो रे, 25 पंजे नहीं, 25 × 25 625 होता है। 25 × 25 तो ये 4 बार जाएगा क्या? 25 चौके 100। चलो 25 चौके 100। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये हुआ n0 डिवाइडेड बाय 2n इज इक्वल्स टू n0, और ये 2 4। डन है क्या? n0 से n0 की नाम है कैंसिल। 2 तो 2 है ही। कंपेयर करो n की जगह कितना आ रहा है? 4। ये क्या है? अर्ध आयुकाल की संख्या। कितने अर्ध आयुकाल बीत गए उस टाइम में? 4 अर्ध आयुकाल बीत गए हैं। वैसे भी 6.25 ऐसे ही आता है, सिंपल सा है रे। 100 से हुआ 50 पहला अर्ध आयुकाल, 50 से हुआ 25 दूसरा अर्ध आयुकाल, 25 से हुआ कितना? 12.5 तीसरा अर्ध आयुकाल, और 12.5 से हुआ 6.25 कितना? 4 अर्ध आयुकाल। ऐसे भी आप कर सकते थे,
अपने प्रारंभिक मान को 100 गुना माना का कितना 6.25 रहा, तो कितने अर्धायु काल, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अर्धायु काल। यहाँ से भी आप देखोगे तो चौथा ही आएगा। वैसे तरीका यही है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं कर पाओ तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। इससे भी अपने पास में काम बैठ जाता है बहुत बार। चलिए, तो अर्धायु कालों की संख्या कितनी, 4 आ गई है। अब देखो अर्धायु काल, कुल समय और अर्धायु कालों की संख्या, इनके बीच में एक संबंध है। क्या भाई, कुल समय इज इक्वल्स टू अर्धायु कालों की संख्या गुणा एक अर्धायु काल। ठीक है, तो अर्धायु काल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाय एन। टी की वैल्यू कितनी, 6 घंटे, उसमें एन का भाग मतलब 4, कितना आ गया रे, 1.5 घंटे आया क्या। 1.5 घंटे में वो 100 से हो जाएगा 50, अगले 1.5 घंटे में हो जाएगा वो 50 से 25, अगले 1.5 घंटे में हो जाएगा वो 25 से 12.5 और 12.5 से 6.25 हो जाएगा अगले 1.5 घंटे में, तभी जाके तो 6 घंटे पूरे हुए। ऐसा भी लॉजिक लगेगा। चलिए, तो ये तो मैथमेटिकली ऐसा ही आएगा। डेटा जो दिया हुआ है वो लिखा अपन ने, फॉर्मेशन ध्यान में रखिए, एन की वैल्यू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 द पावर एन होती है, इससे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो, मेरे हिसाब से हो गया ये काम। अब देखो खंड से कौन से 3 नंबर वाले 3 सवाल हैं, ये क्लियर है ना, ये उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है। चलो आगे देखो, खंड से में बायो सावर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, अक्ष पे पूछ रहा है, केंद्र पर नहीं पूछ रहा, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। और डायग्राम बहुत बढ़िया बनाना पड़ेगा भैया, नहीं पूछा है तो भी डायग्राम के बगैर तो डेरिवेशन हो ही नहीं सकता ना देवताओं, है ना। तो प्लीज डायग्राम का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 16वें नंबर का सवाल है ये। मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, अब डेरिवेशन तो कर नहीं पाऊंगा, है ना। क्या था रे, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस अक्ष से जो दूरी है एक्स मान रहा हूं, आप कुछ और मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर और इसकी घात कितनी 3/2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला डेराइव होगा। ये थोड़ा शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाला शायद कट गया होगा। ये है फॉर्मूला बच्चों, ये बी है। ठीक है, चलो ध्यान में रखना। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम की सहायता से टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, एम्पियर या के नियम की सहायता से या तो टोरॉइड आएगा या फिर सोलेनॉइड आएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो सोलेनॉइड आए या टोरॉइड आए, फॉर्मूला क्या होता है बी का, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। टोरॉइड के केस में ये होता है म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 2πr, जो इस वाले केस में आपको दिखाई देगा जो सवाल पूछा है। और अगर सोलेनॉइड आता हमारे पास में तो सोलेनॉइड के लिए अपन परिनालिका, सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं, परिनालिका। परिनालिका के केस में अपने पास में फॉर्मूला तो यही बनता, लेकिन स्मॉल एन की वैल्यू चेंज हो जाती है, ये परिनालिका की लंबाई आती है, ये सोलेनॉइड की लंबाई है ना, ध्यान में रखना। तो डेराइव तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं शायद डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो लिंक डाल सकता हूँ, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन और देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे देखो। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v व माध्यम के अपवर्तनांक n1 व n2 वक्रता त्रिज्याओं r के मध्य संबंध को व्युत्पन्न करना है। ये सवाल बहुत बढ़िया है, या तो लेंस मेकर समीकरण पूछेगा या फिर ये सवाल पूछेगा। ठीक है, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन टॉपिक हमारी बुक में क्या है, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, और उसके अंदर ये डायग्राम प्रूव्ड है। तो ये अच्छा सवाल है, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा बच्चों। इसमें देखो अथवा के अंदर क्या दे रखा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ध्यान में रख लेना। और कोणीय आवर्तन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी d पर बनता हो, तो फिर m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रे, v नॉट डिवाइडेड बाय u नॉट 1 प्लस d डिवाइडेड बाय f ई। अरे यही होगा, माइनस लगा देना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अच्छे से याद कर जाइएगा प्लीज, है ना। और ये आप कोणीय आवर्तन क्षमता निकाल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि ये कोणीय क्या करूँ, यही है रे जो है अपने पास में, यही है। चलो आगे देखो। ओके,
18 क्वेश्चन, 17 हो गया, 17 के दोनों पार्ट हो गए ना, 18 क्वेश्चन 3-3 नंबर के सवाल में ये तीसरा सवाल अंतिम सवाल है। क्या बोल रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित करो। कर सकते हो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब एक निश्चित एवं या एक उपयुक्त अथवा उससे अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरण या प्रकाश किसी धातु सतह पर आपतित होता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, इसी को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन कारण धारा बहती है वो बात की बात है, लेकिन बात ध्यान में रखना, प्रकाश सुग्राही धातु पर क्या आपतित होना, एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होना और उससे धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना, यही मिलकर के क्या बनाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव बनाता है। चलो आगे क्या बोल रहा है, एक समान तीव्रता वह भिन्न भिन्न आवृत्तियों के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का संग्राहक पट्टिका विभव के साथ ग्राफ बनाओ। एक समान तीव्रता, चलिए सवाल देखो, आंसर देखो, तीव्रता समान है और क्या बोल रहा है, भिन्न भिन्न आवृत्तियां। अगर आवृत्तियां अलग अलग हैं तो फिर निरोधी विभव का मान भी अलग अलग होगा। आवृत्ति ज्यादा तो निरोधी विभव भी ज्यादा, ठीक है। और तीव्रता समान है, इसका मतलब संतृप्त धारा समान है। तीव्रता समान है, इसका मतलब क्या समान है बच्चों, संतृप्त धारा समान है। तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ये इस तरफ तो प्रकाश विद्युत धारा I लिख दीजिएगा और इस तरफ विभव आ जाएगा। और ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा आपको पता हो तो ऐसे ही जाता है। ये पहले के लिए मान लिया, जिसके लिए V01 लिख देता हूं। अगर आवृत्ति को चेंज करेंगे तो निरोधी विभव चेंज हो जाएगा, लेकिन तीव्रता समान है तो फिर संतृप्त धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ये V02 लिखता हूं। यहाँ पे आवृत्ति ν01, यहाँ पे आवृत्ति ν02। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ν02 का मान जो है आवृत्ति ये वाली ज्यादा है, किससे, ν01 से। नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ये तो बोल रहा है आवृत्ति भिन्न भिन्न है, इसलिए हमने बता दिया कि निरोधी विभव भिन्न भिन्न है। तीव्रता समान है, इसका मतलब ये जो धारा है ना, संतृप्त धारा, इसका मान समान है। बात समझ में आ गई क्या, ये संतृप्त धारा है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, राइट, चलिए मेरे हिसाब से काम बैठ जाएगा। हाँ ओके। और इसका तीसरा, सीजियम धातु का कार्यफलन 3.31 है। देखो आगे देखो, आपको दिखाई देगा अगला पेज पे। सीजियम धातु का कार्यफलन 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल है। दहली आवृत्ति का मान ज्ञात करो। कार्यफलन phi naught is equals to h nu naught. So the nu naught is equals to दहली आवृत्ति phi naught divided by h। phi naught की वैल्यू कितनी दे रखी है सीजियम के लिए, 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय h 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कैलकुलेट कीजिएगा, ये तो 2 आएगा, ये 0.8 आएगा, सॉल्व कर लो, आवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है ना। 8 गुणा 10⁻14 दिखाई दे रहा है मेरे को, और देख लीजिएगा। हर्ट्ज, मात्रक क्या लगाओगे, हर्ट्ज। ठीक है, ओके। अब इसी में ही देखो, अथवा में भी सवाल दे रखा है, निरोधी विभव को परिभाषित करो। निरोधी विभव क्या, वह विभव, संग्राहक पट्टिका को दिया गया वह विभव जिसपे बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। इस विभव पे प्रकाश विद्युत धारा देखो वैसे भी ग्राफ में 0 दिखाई दे रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, निरोधी विभव बोलते हैं। ये ऋणात्मक विभव होता है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, एक समान आवृत्ति व भिन्न भिन्न तीव्रता की 2 आपतित किरणों के लिए प्रकाश विद्युत धाराओं का संग्रह पट्टिका के साथ में। अब इस बार उल्टा कर दिया, आवृत्ति समान है, आवृत्ति समान है तो निरोधी विभव क्या होगा, समान होगा। और तीव्रता भिन्न भिन्न है, तीव्रता भिन्न भिन्न है तो संतृप्त धारा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न। देखो कुछ ऐसा, पहला आवृत्ति समान थी इसलिए ऐसा, इसके लिए अपन ने बोला, इसको स्मॉल आई लिख देता हूं मैं, I1 और I2। ये कैपिटल आई मैं फिर तीव्रता के लिए यूज कर रहा हूं, प्रकाश की, आपतित प्रकाश की तीव्रता के लिए, है ना। तो ये जो I2 है ये तीव्रता ज्यादा है इसलिए संतृप्त धारा ज्यादा है, और I1 तीव्रता कम है इसलिए इसके लिए संतृप्त धारा भी कम है, जबकि ये V0 ही है क्योंकि आवृत्ति समान है। आवृत्ति समान है इसलिए निरोधी विभव का मान भी समान होगा, एक ही रहेगा।
ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं देखो इसका तीसरा सवाल, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ये सवाल सबसे सिंपल सवाल है भाई। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन से संबंधित कितनी, 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। यहाँ पे वी विभवांतर है, वेग मत समझ लेना, वी का मान कितना रखो, 100 रखो, तो रूट में 100 आएगा तो 10 आएगा क्या, आंसर 10। अब 10 भाग लगाओ भी, 12.27 में 10 का भाग लगाओ, कितना आएगा, 1.227 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मत भूल जाना, बहुत सारे बच्चे एंगस्ट्रॉम भूल जाते हैं, मत भूल जाना, है ना, सवाल गलत हो जाएगा, क्या फायदा का। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ, डन है, ऑलराइट। चलो तो ये सवाल हो गए। अब इसके बाद में देखो बड़े सवाल है, मेरे हिसाब से अगर आप बड़े सवाल देखोगे आपको खुद को पता चल जाएगा कैसे काम करना है। इसका पहला बड़ा सवाल देखो 19 नंबर का, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करो। विद्युत द्विध्रुव बोल रहा है, द्विध्रुव आगुण नहीं बोल रहा है ना। परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म जिनके मध्य की दूरी बहुत कम हो या न्यूनतम हो, द्विध्रुव कहलाता है, ये ध्यान में रखना, जिनके मध्य की दूरी न्यूनतम हो। फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण विश्वतीय तल, विश्वतीय मतलब बच्चों निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का व्यंजक विश्वतीय। ये तो क्लियर है ना, इसको हटा रहा हूं मैं। तो जो 19वां सवाल था बच्चों, 19वां यही है। कितना होगा रे विद्युत क्षेत्र विश्वतीय तल पे निरक्ष रेखा पर, कितना, KP डिवाइडेड बाय RQ, ध्यान में रखना, है ना, KP डिवाइडेड बाय RQ पाएगा। इस चीज को अपन को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। सदिश रूप में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा, अगर सदिश रूप में निरक्ष में लिखोगे तो लिखोगे माइनस का KP सदिश डिवाइडेड बाय RQ, माइनस लग जाएगा अगर सदिश रूप में। और नहीं लिखो तो मैं तो बोलूंगा कि आप यही करें, ज़्यादा दिमाग न लगाएं। फिर आगे देखो इसका अगला पार्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। E इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय Q0, है ना, कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक आवेश पर या एकांक परिमाण के धनात्मक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछिए तो हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फॉर्मूला लिखो तो मैं तो आपको बोलूंगा ये लिख करके आओ, इफेक्ट डालो अगले के ऊपर, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0, ये लिख करके आओ, अलग ही इंप्रेशन बनेगा। हाँ भाई आगे देखो क्या बोल रहा है, गाउस के नियम की सहायता से, गाउस का नियम क्या था रे, E.ds वेक्टर और इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। हाँ भाई आगे क्या बोल रहा है, इसकी सहायता से क्या करना है अपन को, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, आवश्यक चित्र बनाना है। अरे वो तार वाला 2K लैम्डा डिवाइडेड बाय R विद्युत क्षेत्र निकाला था, नहीं निकाला था अनंत लंबाई के तार के लिए। ये रेखीय आवेश घनत्व है, R दूरी है, ठीक, और ये विद्युत क्षेत्र है, ध्यान में रखना ये निकलेगा। चलो तो इसके लिए डेरिवेशन अपन कर चुका है ना, वो कोई इजी डेरिवेशन है। आगे देखो 20 में बोला दिष्टकारी आएगा। चलो दिष्टकारी से क्या तात्पर्य है, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला उपकरण जो है वो दिष्टकारी है। ठीक है, परिपथ चित्र बनाकर PN डायोड के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्य विधि को समझाइए। पूर्ण तरंग दिष्टकारी कौन सा, जिसमें 2 डायोड लगे हुए हैं, समझ रहे हो, ये डायोड यहाँ लगाने हैं रे, और प्रतिरोध यहाँ मत लगा देना, प्रतिरोध यहाँ लग रहा है। ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है D1 D2 लोड प्रतिरोध RL, और ये प्राथमिक कुंडली ट्रांसफार्मर की, और ये प्रत्यावर्ती स्रोत। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है ना, ये वाला डायग्राम वाला। इसकी कार्यविधि आपको लिखनी है पूर्ण तरंग दिष्टकारी की, जो संपूर्ण धारा को दिष्ट धारा में, संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये काम करना है।
निवेश एवं निर्गत के बीच में तरंग रूप, निवेश और निर्गत के बीच में, ये तो निवेश वाला बच्चों ऐसा जाएगा, है ना। और निर्गत वाला कैसा आएगा, सारे पॉजिटिव होने चाहिए थे, ऐसा। ये तो वी आई और ये वी नॉट समय के साथ में तरंग रूप, समझ रहे हो, इस तरीके से आएगा। ध्यान में रखना, एक नंबर का तो ये तरंग रूप है, एक नंबर का डायग्राम, एक नंबर की थ्योरी और एक नंबर का दृष्टकारी किसे कहते हैं, सारे एक नंबर के हैं। एक इसका मिल गया, एक इसका मिल गया, एक परिभाषा का मिल गया, एक इसकी वर्किंग लिखने का मिल गया। बताओ कितना सही काम है। चलो, तो मेरे हिसाब से तो वही करके आना। आगे देखो, इसका अथवा भी देख लो। पीएन संधि डायोड के पश्च दिशिक बायसिंग से क्या तात्पर्य है, वह अवस्था जिसके अंदर डायोड जो है वो ऑफ स्विच की बात व्यवहार करता है, पश्च दिशिक होता है। अथवा आप बेसिकली लिखो, बेसिकली क्या, जब पी प्रकार के अर्धचालक को, डायोड के पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण टर्मिनल से उल्टे से, ये पी प्रकार का है ना और ये एन प्रकार का है, तो पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण से एवं एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन से संयोजित किया जाता है, तो यह डायोड की पश्च बायसिंग कहलाती है, पश्च अभिनीति कहलाती है। ठीक है, चलो। फिर पश्च दिशिक बायसिंग में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए परिपथ चित्र, हाँ भैया ये पूछ सकता है, परिपथ चित्र कौन सा बनाओगे। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, मतलब अग्र दिशिक अभिनति और पश्चिम दिशिक अभिनति। फिर भी ध्यान में रखो, पश्चिम दिशिक में डायोड बनाओ, है ना, और डायोड को कनेक्ट करो किससे, वोल्टमीटर से, यहाँ पर ऐसा। परिपथ में बहने वाली धारा के नापने के लिए आप क्या लगाओ, अमीटर लगाओ। अब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण से और एन प्रकार को बैटरी के धन से। बैटरी फिक्स है तो यहाँ पे एक धारा नियंत्रक लगा दो, काम खत्म। ये है परिपथ चित्र, परिपथ चित्र बोल रहा हूं देवताओं, ध्यान में रखना। पश्चिम बायसिंग में वी आई अभिलाक्षणिक वक्र भी बनाइए। पश्चिम बायसिंग का इधर वी आर, इधर आई आर, और ये यहाँ पे लिख दिया माइक्रो एम्पियर में बहती है। फिर ये धारा प्रारंभ में तो जीरो और एकदम से फिर बहुत तेजी से गिर जाती है ना। ये ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन भंजन वोल्टा, जिस पर डायोड में बहने वाली धारा यकायक बढ़ जाती है। पश्च दिशिक अभिनति में दिया गया है वह विभव जिस पर डायोड से प्रवाहित धारा यकायक बढ़ जाती है एवं डायोड खराब हो जाता है, भंजन वोल्टा कहलाती है। तो ये जरूर शो कीजिएगा, भंजन वोल्टा, है ना। यही पूछ रहा है, अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। हो गया काम, इतना ही था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, क्या क्या इंक्लूड करना है। एक टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इस बार आधा घंटा कम कर दिया है, तो अपने दिमाग में थोड़ी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वैसे तो स्कूल्स में प्रैक्टिस करवाते हैं, नो डाउट करवाएंगे इन चीज़ों की, लेकिन तो भी टाइमिंग थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि इस बार आधी घंटा कम हो गया है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप वीडियोज़ लगातार देख रहे हैं, इसी तरीके से देखते रहें। हिंदी मीडियम के लिए वीडियो अब लगातार रहेंगे। Have a good day. Take care.